नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए लाइव सेशन में। कैसे हैं आप? एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जय श्री राम, राधे राधे। आज की मैंने कहा था कि आज थोड़ा-सा शेड्यूल में जो है डावाडोल रहेगा, लेकिन फिर भी हम प्रयत्न करेंगे कि जितना हमसे हो सके हम करें। तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत है और एक सेशन किया था 12 बजे शेड्यूल, लेकिन वो नहीं कर पाए, राजस्थान अध्ययन वाला। तो बहुत जल्दी जो है वो, यानी बहुत जल्दी क्या, बस कल से अपन जो है वो अपनी सारी क्लासें तय समय पर जो है वो शुरू कर देंगे और पूरा जो टाइम मैनेजमेंट है वो भी सही तरीके से जो है वो मैनेज करेंगे, जिससे कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा जो डाटा है वो कवर हो पाए। हालांकि हम पूरा रीट का सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं और अभी हम जो है वो रिवीजन कोर्स में चल रहे हैं, जिसमें इस सेशन के अंदर हम राजस्थान जीके के अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा करवाए गए 2022 के पेपरों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं और ये इस क्रम में 8वां सेशन है। और इन सारे सेशन, यानी ये जो सेशन है, ये आपके रीट लेवल फर्स्ट में शायद 100 नंबर का पार्ट आता है इसका, राजस्थान जीके का, और रीट लेवल सेकंड में 80 नंबर का पार्ट आता है। इसमें आपका करंट अफेयर, राजस्थान और भारत का, प्लस आपका इसमें राजस्थान इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति, ये चारों जो सब्जेक्ट हैं वो कवर हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें करंट अफेयर के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं हाल ही के 2022 के एग्जाम के, वो सारे कवर हो रहे हैं। और हमें चूंकि 2022 का करंट अफेयर पढ़ना ही है, तो यहाँ से जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है ना, उनको आप एक रजिस्टर में अलग से जरूर लिखते रहे। ये छोटा सा निवेदन आपसे रहेगा कि आप चाहते हो कि आपके पास एक ऐसे करंट अफेयर का कलेक्शन हो जाए जो 2022 के अंदर, अभी जून, जुलाई, अगस्त में जो पेपर हुए हैं अधीनस्थ बोर्ड के, उनमें पूछे गए हैं। तो आप इन सारे क्वेश्चनों को जरूर एक रजिस्टर में लिखिएगा। खास तौर पर करंट अफेयर के क्वेश्चन आप लिखिए। जब भी पीडीएफ में डालता हूं, हर सेशन की पीडीएफ आपको मिलती है, पीडीएफ में से वो क्वेश्चन आप वन लाइनर के रूप में नोट कर ले या डिटेल के रूप में, जैसे भी आपको उचित लगे वैसे आप उनको नोट करें। पेपर तक आपके पास एक अच्छा खासा कलेक्शन जो है वो बन जाएगा प्रीवियस ईयर करंट अफेयर के क्वेश्चन का। तो कैसे हैं आप बाबूलाल जी, सोनिका जी, प्रियंका जी, बसंती मीना जी, अनवर अली जी, स्वागत आपका। कैसे हैं? जाहिद खान, स्वागत आपका। कैसे हैं? करण, स्वागत आपका। हिस्ट्री पॉइंट, कैसे हैं आप? एंड ललित, स्वागत आपका। गौरव सर की श्रेणी, कैसे हैं आप? शोभा राम जी, स्वागत आपका। दयालु कुमारी जी, स्वागत आपका। कैसे हैं? विकास, स्वागत आपका। और आइए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। और एक और पेपर आपके सामने रखता हूं। ये 8 नंबर सेशन है। अभी 7 सेशन हम कर चुके हैं। RSMSSB यानी अधीनस्थ बोर्ड, जो कि रीट का मुख्य पेपर करवाने वाला है, उसी के पेपर कर रहे हैं 2015 से लेकर 2022 के। और हमने शुरू किया है 2022 के पेपरों से, जो आपके अध्यापक बनने की राह को और ज्यादा आसान बना देंगे। और पहला क्वेश्चन इसमें आए उससे पहले देखिएगा, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक सीधी भर्ती 2022 में 18 जून 2022 को पेपर हुआ था। आज उस पेपर के कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है कि जेंटलमैन अग्रीमेंट का संबंध निम्नलिखित में से कौन से कथन नहीं सत्य नहीं है। यानी जेंटलमैन अग्रीमेंट से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं और कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है, ये आपको बताना है। कमेंट में उत्तर दीजिए और उत्तर देते समय हर क्वेश्चन की संख्या जरूर लिखे। ए, जैसे ए उत्तर दे रहे हो तो 1 नंबर का ए, यानी 1 ए देना, ठीक है। 2 में 2 ए। बताएं क्या होगा उत्तर। देखिए, एक और क्वेश्चन यही से जुड़ा हुआ बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बनता है। पहला तो ये आपको पता है ही है कि जेंटलमैन अग्रीमेंट जो है वो जयपुर के प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री, जयपुर के पीएम हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के मध्य हुआ था। मिर्जा इस्माइल के मध्य हुआ था, ठीक है। ये दोनों के मध्य ये जो है अग्रीमेंट हुआ था, आप सब जानते हैं। और ये जो अग्रीमेंट हुआ था वो 1942 में हुआ था।
भारत छोड़ो आंदोलन के समय, भारत छोड़ो आंदोलन के समय ये एग्रीमेंट हुआ, और इस एग्रीमेंट की यही कंडीशन थी कि जो जयपुर प्रजा मंडल है, जयपुर प्रजा मंडल इस आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा, ये इसकी कंडीशन थी। ठीक है, लेगा। तो अब बताओ, यह एग्रीमेंट 1942 में हुआ, ये बात सत्य है। इसका संबंध झालावाड़ से है, ये बात गलत है। इस एग्रीमेंट के अनुसार रियासती सरकार भविष्य में अंग्रेजों की मदद नहीं करेगी, यह भी सत्य है। तो बताओ इसमें से कौन सा कूट असत्य है? तो इसमें 2 नंबर असत्य है, तो आपका उत्तर हो जाएगा बी। अब एक और क्वेश्चन पूछता हूं, जेंटलमैन का अग्रीमेंट, जेंटलमैन का अर्थ क्या होता है? जेंटलमैन का अर्थ होता है सज्जन। सज्जन, जेंटलमैन अर्थात सज्जन पुरुष। तो एक समझौता हुआ है भारत के इतिहास में, सज्जनों का समझौता। बताओ किसके मध्य हुआ है ये? सज्जनों का समझौता। सज्जनों का समझौता, ये सज्जनों का समझौता किसके मध्य हुआ है? तो ये जो सज्जनों का समझौता है विद्वान साथियों, ये 20 फरवरी 1956 में हुआ। कब हुआ? 20 फरवरी 1956 के अंदर हुआ, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मध्य। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मध्य जो है वो एक समझौता हुआ, जिसे सज्जनों का समझौता कहा जाता है। सर आवाज नहीं आ रही है, बिल्कुल ऐसा तो नहीं हो सकता आवाज नहीं आए, आवाज नहीं आए ऐसा तो नहीं हो सकता। कमेंट करके बताए बाकी बच्चे भी। बिल्कुल आ रही है आवाज, कोई दिक्कत नहीं, मैंने चेक कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आता है, यह है कि प्राचीन ऐतिहासिक स्थल आश्रम पट्टन की आधुनिक पहचान है, क्या है? प्राचीन समय में किस शहर को आश्रम पट्टन कहा जाता था? सीधा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और सीधा उत्तर आपकी स्क्रीन पर आना चाहिए। बताइए क्या उत्तर होगा? देखिए आश्रम पट्टन जो है वो किसे कहा जाता था प्राचीन समय में? जो है वो आश्रम पट्टन जो है वो केशराय पाटन को ही कहा जाता था, और ये चंबल नदी के किनारे पर जो है वो स्थित एक स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है, यह है कि ये तो आप जानते ही हो, झालरा पाटन, विराटनगर और भीनमाल, विराटनगर बेराट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वीं शताब्दी के सिसोदिया राठौड़ गठबंधन का मेवाड़ का शासक कौन था? जब 17वीं शताब्दी में सिसोदिया और राठौड़ों का गठबंधन हुआ, उस समय कौन था मेवाड़ का शासक? यानी मेवाड़ मारवाड़ जो गठबंधन हुआ था 17वीं शताब्दी में, उस समय मेवाड़ के जो शासक थे वो कौन थे? ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है। बिल्कुल आ रही है, आप गौरव सर की शेरनी है, इसलिए आपको निश्चित तौर पर आवाज अच्छे से आएगी, ये बात निश्चित है। क्योंकि गौरव सर की जो शेरनी या शेर है वो मेहनत करने वाले हैं, और मेहनत करने वाला कोई भी बच्चा हो उसको आवाज की कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। अगर आवाज ना भी आ रही हो ना, तब भी वो आवाज क्रिएट कर लेते हैं। यानी मेरा कहने का अर्थ है कि उनके लिए कोई समस्या है ही नहीं, कोई समस्या को वो समस्या ही नहीं समझते हैं, हर समस्या को धुएं में उड़ाते चलते हैं। तो बताइए कौन था? तो यहां पर जो शासक थे वो थे महाराणा राज सिंह प्रथम, यहाँ के शासक थे। देखिए मेवाड़ का जो शासक था वो कौन था? मेवाड़ का शासक था राज सिंह, और मारवाड़ में कौन था बताओ? मारवाड़ में कौन था शासक? मारवाड़ में कौन था शासक? कमेंट करो जल्दी से।
बहुत अच्छे से बता सकते हो विजय लक्ष्मी जी, कैसे हैं आप? दुर्गादास, दुर्गादास तो शासक नहीं था ना, शासक का नाम बताना पड़ेगा। हालांकि दुर्गादास का इसमें बेहतरीन रोल था। इसमें मुख्य भूमिका जो थी इनके गठबंधन में, वो किसकी थी? दुर्गादास राठौड़ की थी। दुर्गादास राठौड़ था जिसने ये सारा कार्य करवाया, मेवाड़ मारवाड़ संधि जो है वो करवाई। लेकिन शासक जो था वो इस समय था अजीत सिंह। कौन था? अजीत सिंह यहाँ का जो था वो शासक था। दुर्गादास राठौड़ ने, राज सिंह वही शासक है जिसने चारुमती से विवाह किया था। किससे विवाह किया था? चारुमती से विवाह किया था, और इसके कारण जो है वो औरंगजेब इनसे नाराज हो गया था, है ना। ये बहुत सारी बातें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है यह है कि, और ये जो संधि हुई थी ये 1652 के करीब हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है यह है कि निम्नलिखित युद्धों का सही काल क्रम चुनिएगा। हल्दी घाटी का युद्ध, खानवा का युद्ध, तराइन का युद्ध। तराइन का युद्ध तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, 1192 में हुआ था, जानते हैं। अब बताओ कालक्रम। और हल्दी घाटी और खानवा का युद्ध भी प्रसिद्ध युद्ध है। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 में। 18 जून 1576 को हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। और खानवा का जो युद्ध हुआ था वो 16 मार्च 1527 को हुआ था। 1527 को हुआ था। तो बता दीजिए, अब तो बता सकते हैं आप आसानी से। सबसे पहले किसका आएगा? सबसे पहले आएगा आपका तराइन का युद्ध, तो 3 नंबर 1 नंबर पर आएगा। फिर आएगा आपका हल्दी घाटी का युद्ध 2 नंबर पर, और 1, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है यह है कि सर्वोत्तम विलास, गज विलास और जवाहर विलास निम्नलिखित में से किस दुर्ग से संबंधित है? तीनों को आप जानते हो। तराइन का युद्ध तो हुआ था पृथ्वीराज चौहान और किसके मध्य हुआ था? बताओ, कमेंट में लिखो। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मान सिंह के मध्य। खानवा का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था बाबर और राणा सांगा के मध्य। तो तराइन का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? बताओ। मोहम्मद गौरी के मध्य। तो ये तीनों बातें आपको याद है, इसलिए लिखी नहीं है मैंने। सर्वोत्तम विलास, गज विलास और जवाहर विलास तीनों कहां हैं? तो ये तीनों जो है वो सोनारगढ़ दुर्ग में हैं। और सोनारगढ़ दुर्ग किसे कहते हैं? जैसलमेर। जैसलमेर दुर्ग को ही सोनारगढ़ दुर्ग कहते हैं। डी उत्तर आएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर क्या आता है। देखो, बाला किला कहां है? बाला किला अलवर में है। जालोर दुर्ग तो जालोर में है। यहाँ के शासक हुए कान्हड़ देव, विरम देव, आपको याद है अच्छी तरह से। मेहरानगढ़ जो है वो जोधपुर में है। मेहरानगढ़ जिसे मयूर ध्वज भी कहा जाता है, राव जोधा ने जिसकी स्थापना की थी 1459 में। जोधा 1459 में इसकी जो है वो स्थापना की। और इस दुर्ग की जो नींव रखी थी वो करनी बाई ने रखी थी। लेकिन दुर्ग का बार बार करने के बाद भी, यानी बार बार दुर्ग की दीवारों का निर्माण करने के बाद भी रात को दीवारें गिर जाती थी। मजदूर बेचारे दिन में कठिन परिश्रम करके दुर्ग की दीवार बनाते, रात को कोई आता भूत और आके दीवारें गिरा जाता। फिर मजदूर सुबह आए, बनाई, फिर रात को गिरा दिया। ऐसा काफी बार हुआ। फिर मजदूर परेशान हो गए, बोले महाराज मामलो गड़बड़ है। मैं पूरा आज 10 दिन हो गया ला गया, और रात सुबह हम बना के जाते हैं अच्छे तरीके से बेहतरीन दीवार, रात को गिर जाती है। फिर राज ऋषि से पूछा गया तो बोला कि भैया ये जो जमीन है यहाँ चिड़ियानाथ जी रहते थे, आपको पता है, और चिड़ियानाथ जी ने दे दिया था श्राप। तो उस श्राप से मुक्ति प्राप्त करने के लिए यहाँ पर एक व्यक्ति को जिंदा दफनाना पड़ेगा। और इसी मेहरानगढ़ की दीवार में राजिया भामी नामक एक व्यक्ति को जिंदा दफनाया, जिस पर आज जो है वो नकार खाना या जो है शाही शस्त्रागार जो है वो या खजाना महल जो है वो बना हुआ है। और जब ये दुर्ग बन गया तो बनने के बाद भी जब दुर्ग पूरी तरह से तैयार हो गया
तब भी एक बहुत बड़ी घटना घटती है कि इस दुर्ग में हवन किया गया और इस दुर्ग के राज ऋषि ने कहा कि हवन में एक ब्राह्मण का दिल निकाल के उसकी आहुति देनी पड़ेगी, दिल की आहुति देनी पड़ेगी। तो एक ब्राह्मण को बुलाया गया कि महाराज आओ, जिम्मड़ को नुत्तु, और उसको कटार मारी गई, दिल निकाला गया और दिल की आहुति, कलेजी की आहुति उस हवन कुंड में दी गई। ये इस दुर्ग की कुछ घटनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है यह कि हवेली चित्रकला किस शताब्दी की देन है? हवेली चित्रकला कौन सी होती है? जैसे आप जाओगे सीकर, सीकर के अंदर मंडावा की हवेलियां देखोगे आप, तो बहुत सुंदर हवेलियों है और उन हवेलियों की दीवारों पर और ज्यादा सुंदर जो है वो चित्रकला बनी हुई है। तो हवेलियों के अंदर दीवारों पर जो पेंटिंग की जाती है बरामदे में, वो जो चित्रकारी होती है वो हवेली चित्रकला होती है। और इसकी जो शुरुआत होती है विद्वान साथियों, वो होती है कब? 19वीं शताब्दी में इसकी जो है वो शुरुआत की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है, राजस्थान के प्रसिद्ध लोक कला बेवान। बेवान क्या है? राजस्थान की प्रसिद्ध लोक कला बेवान, बेवान क्या है? बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हो आप, बेवान को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो आप, बताएं क्या होगा उत्तर बेवान का। और क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन उत्तर के साथ उसकी संख्या जरूर लिखें, उत्तर के साथ संख्या लिखें। खादी के कपड़े पर लोक देवता के जीवन को चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत करना तो फड़ कहलाता है। क्या कहलाता है? फड़ कहलाता है। लकड़ी से निर्मित सिंहासन जिस पर ठाकुर जी की मूर्ति या श्रृंगारित करके बैठाया जाता है, क्या कहलाता है? बताओ। लकड़ी से निर्मित तलवार नुमा आकृति जिसका उपयोग रामलीला नाटक में किया जाता है, और कपाट युक्त लकड़ी से निर्मित मंदिर नुमा आकृति क्या होगा? तो कपाट युक्त ऐसी मंदिर नुमा आकृति जिसमें अलग अलग चित्र बने होते हैं, लघु मंदिर, इसे ही क्या कहा जाता है? बेवान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे बेवान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिएगा, कावड़ मंदिर भी बोल सकते हो इनको। दामना आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग पर पहनती है? दामना नामक आभूषण दामना नामक आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? तो दामना, दामना जो है वो अंगुली का आभूषण है, अंगुली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, यह है स्वर्गीय हिशामुद्दीन किस हस्तशिल्प के सिद्ध हस्त कलाकार थे? ये बताओ कौन सी कला के ये कलाकार थे? हिशामुद्दीन। क्या उत्तर होगा बताइए, क्या उत्तर होगा? देखिए, स्वर्गीय हिशामुद्दीन की बात करते हैं। हिशामुद्दीन जो है वो उस्ता कला के प्रसिद्ध कलाकार है। उस्ता कला के ये क्या है? प्रसिद्ध कलाकार है। और उस्ता कला प्रसिद्ध है बीकानेर की। कहाँ की? बीकानेर की। और इसमें क्या होता है? ऊंट की खाल पर चित्र बनाए जाते हैं। और ये जो 1986 में इनको पद्मश्री भी प्राप्त हुआ है। 1986 में इनको जो है वो पद्मश्री जो है वो मिला है उस्ता कला के लिए। ठीक है।
ये बताओ, ये जटपट्टी कला क्या है? जटपट्टी कला क्या होती है? जटपट्टी कला में क्या होता है? ऊंट और बकरी, ऊंट और बकरी के बाल जो होते हैं, ऊंट और बकरी के बाल से जो है वो क्या बनाया जाता है? एक दरी बनाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? भाकला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भाकला। भाकला या और ये भाकला कहाँ के प्रसिद्ध है? भाकला जो प्रसिद्ध है बाड़मेर के जसोल गांव के प्रसिद्ध है ये, ठीक है। बाड़मेर के जसोल, बाड़मेर के जसोल गांव के प्रसिद्ध हैं, ठीक है। थेवा कला आप सब जानते ही हो। मीनाकारी आप सब जानते ही हो। मीनाकारी क्या होती है? फौलाद की वस्तुओं पर कांच सोने चांदी का काम करना, यानी कांच की वस्तुओं पर सोने चांदी का काम करना मीनाकारी है। और मीनाकारी को राजस्थान में कौन लेके आए थे? इसको राजस्थान में कौन लेके आए थे? बीकानेर में राय सिंह लेके आए थे, बीकानेर के शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर आता है। उत्तर हो गया ना? बी उत्तर हो गया। और एक और था पीछे वाला, हाँ। और ये जो बेवान है, बेवान कहां बनते हैं? बस्सी चित्तौड़गढ़ में। बस्सी चित्तौड़गढ़ में ये बनते हैं। और बेवान बनाने के लिए प्रभात जी सुथार प्रसिद्ध हैं। कौन है? प्रभात, प्रभात जी सुथार, प्रभात जी खाती प्रसिद्ध है। क्या बनाने के लिए? बेवान बनाने के लिए। ये भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष द्वारा नव दंपति के लिए आशीर्वाद समारोह व प्रतिभोज को क्या कहते हैं? विवाह के दूसरे दिन जो है आई बीननी की पार्टी दे जाए, बेन आपा के का वहां बताओ। बी नहीं होगा उत्तर, ललिता रावत। उत्तर डी ही होगा उसमें। इसे कहते हैं बढ़ार। क्या कहते हैं इसको? बढ़ार। थोड़ा के ब्याह में बढ़ार करी जाए है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, कू किसे कहते हैं? भीलों के घर को कू कहते हैं। भीलों का घर कू कहलाता है। ओलंदी कौन होती है? ओलंदी, जी हाँ, कोई को छोरे को ब्याह है और वो छोरो आपकी पत्नी ने जी हाँ पहले बार घरे ले गया है, तो पिता जो है अपनी बेटी को अकेले नहीं भेजता है, यानी एक सखी जो है, एक सहेली या कोई छोटा भाई या कोई छोटी बहन दुल्हन के साथ आती है, पहली बार आती है ना, ताकि बाबेंगे साड़ी सुड़ी बांध दे और कोई या थोड़ा बहुत सहयोग कर सके मेकअप माकअप वगैरह में, या समझ जाओ थे, तो उसे क्या कहते हैं? ओलंदी कहते हैं। विवाह के बाद प्रथम बार दुल्हन के साथ, प्रथम बार दुल्हन के साथ आने वाली लड़की, या वो लड़का भी हो सकता है, मामा हो सकता है, बहन हो सकती है, भाई हो सकता है, कोई भी हो सकता है, एक साथ आती है, उसे आलंदी कहते हैं। और एक और है आपका आणो। क्या है आणो? आणो थारो जो ब्याह हो सी थारे पीठी लगाई जैसी। पीठी क्यों लगाया जाएगा? पुराने टाइम में क्या होतो? मेकअप तो होतो को नहीं। और पुराने टाइम में लोग क्या करता? मैं लितना किसान आ, था लितना किसान आ, सारा दिन खेता में काम करता, दिन के उठ जाता, खागे बाजरी रोटी राबड़ी, और पूरे दिन दोपहर के मायने तावड़े में काम करता, काम करता करता चाहे छोरो और चाहे छोरी हो, काला हो जाए करता। तो ब्याह हो जाए, जब ब्याह तो नहीं, जो गरगा सोचता टिंगर काला लागा आ गया, तो बे क्या करता? गरगा पिट्ठी यानी हल्दी के अंदर और सरसों का तेल मिलाकर और पूरे शरीर पर ऐसे मला जाता था। घर की जो ऐसे भाभियां चाचियां चूचियां है वे सब मिलके ऐसे रगड़ रगड़ के
पूरे शरीर के ऊपर पीठी रगड़ती थी जिससे थोड़ा रंग जो है वो सुंदर हो जाए, ऐसे मेकअप जैसा हो जाए। हालांकि मेकअप तो आर्टिफिशियल, मुंह धोते ही साफ हो जाता है, लेकिन पीठी रगड़ी जाती थी और पीठी से जो लड़की विवाह वाली होती थी और जिसका विवाह होने वाला होता था लड़का, उनका जो रंग है ना वो थोड़ा निखर के आता था और वो जिगो मेल माल जमीडो है नी वो उतर जातो वांगो। तो जो पीठी रगड़ने वाले हैं, पीठी लगाने वाले, है ना, वो सारे आणो कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, मारवाड़ का भूला बिसरा राजा या भूला बिसरा नायक जो है वो किसे कहा जाता है? बताओ किसे मारवाड़ का भूला बिसरा राजा जो है वो कहा जाता है? नहीं, मैं सारे पेपर करवाऊंगा, 91 पेपर करवाने वाला हूं। जल्दी बताएं क्या उत्तर होगा। बिल्कुल आपने सही बताया है, रावचंद्र सेन है। इनको भूला बिसरा क्यों कहते हैं? देखिए, जो काम महाराणा प्रताप ने किया वही काम इन्होंने भी किया। इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। इनके दो भाई थे, इनके दो भाई थे, भाई उदय और राम। इन्होंने भी इनको धोखा दे दिया था, धोखा दे दिया था इनको, और धोखा देके अकबर की शरण में चले गए थे। जो जो ठीक महाराणा प्रताप के साथ हुआ वो ठीक इनके साथ भी हुआ, लेकिन फिर भी इतिहास में रावचंद्र सेन को जितना इन्होंने काम किया उतना उनको याद नहीं रखा गया। इतिहास ने कहीं ना कहीं इनको भुला दिया, इसीलिए इन्हें भूला बिसरा राजा जो है वो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें भूला बिसरा राजा कहा जाता है। इनका जन्म हुआ था 30 जुलाई 1541 को। 30 जुलाई 1541 को हुआ इनका जन्म। इनको महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। इन्हें मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है, मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि किस विद्वान ने अपनी पुस्तक राजपुताना या राजपूत पेंटिंग में राजस्थानी चित्र शैलियों का वैज्ञानिक विभाजन किया? किसने राजपूत पेंटिंग्स नामक एक पुस्तक में 1927 में किया, शायद जितना मुझे याद आ रहा है, बाकी आप कमेंट में बताना। राजपूत पेंटिंग में जो है वो इन्होंने इसका विभाजन किया था, बताओ। कौन थे? आनंद कुमार स्वामी थे, और इन्होंने 4 प्रकार बताए, है ना, मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़, और एक और कौन सी थी? चावंड शैली। चावंड तो मेवाड़ में आ गई, एक और थी ये आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका आपके स्क्रीन पर, यह है कि 1916 बता रहे हैं शिवराम। मैं देख लूंगा और कोई बात नहीं, मुझे 1927 सा याद आ रहा था। तो सम्मिलित करना है आपको। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की? देश हितैषणी सभा की स्थापना किसने की? वीर भारत सभा की स्थापना किसने की? सर्व हितैषणी सभा की स्थापना किसने की? बताएं, इन सभी की स्थापना किसने की थी? एक बार सारे बच्चे ना जी लगा के एक बार शेयर कर दो अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे तो। ये क्वेश्चन आपको कहीं मिलने वाले हैं नहीं, बहुत ही बेहतरीन प्यारे क्वेश्चन है, और इन क्वेश्चनों के साथ इन क्वेश्चनों की डिटेल भी लेके आ रहा हूं, प्लस करंट अफेयर भी आ रहा है आपका साथ साथ में ही। तो ये जो सारे क्वेश्चन हैं वो रामबाण इलाज होंगे राजस्थान जीके के, यानी 80 नंबर का पार्ट और 100 नंबर का पार्ट है ये रीट लेवल फर्स्ट में, और 80 नंबर का पार्ट रीट लेवल सेकंड में होने वाला है। तो एक बार सारे बच्चे जी लगा के जो है वो शेयर जरूर कर दीजिएगा। मारवाड़, ढूंढाड़ और हाड़ौती, बिल्कुल।
तो उत्तर क्या होगा देखिएगा, राजस्थान जो सेवा संघ है, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना स्थापना जो हुई थी वो 1919 में हुई थी, वृद्धा में। कहाँ हुई थी? वृद्धा में हुई थी। और इसकी जो स्थापना की थी वो किसने की थी? वो की थी विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी और हरिभाऊ किंकर ने। ये बात सत्य है। देश हितैषणी जो सभा है, देश हितैषणी जो सभा है, इसकी स्थापना 2 जुलाई 1877 में हुई थी। 2 जुलाई 1877 उदयपुर में हुई थी इसकी स्थापना। और इसकी जो स्थापना की थी वो किसने की थी? इसकी स्थापना की थी महाराजा सज्जन सिंह ने की थी। वीर भारत जो सभा है, वीर भारत सभा की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1910 में। कब हुई थी? 1910 में हुई थी। और वीर भारत सभा की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? केसरी सिंह बाहरट ने की थी। और सर्व हितैषणी सभा, सर्व हितैषणी सभा जो है इसकी स्थापना की गई थी 1907 में चूरू जिले में। कहां की गई थी? चूरू में की गई थी। और इसकी जो स्थापना की थी वो किसने की थी? इसकी स्थापना की थी स्वामी गोपाल दास, और इनके सहयोगी थे कन्हैया लाल और श्री राम मास्टर। इनके सहयोगी कौन थे? कन्हैया लाल और पंडित श्री राम मास्टर। तो आप भी मास्टर बन के फिर कोई ना कोई संस्था की स्थापना कर डालना। तो उत्तर फिर क्या होगा आपका? बी उत्तर इसमें जो है वो, सॉरी, इसमें ए उत्तर जो है वो सही होगा। ए उत्तर जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म और पुस्तक लेखक असंगत है? कौन सा पुस्तक और उसके लेखकों का जो युग्म है वो असंगत है, ये बताएं। क्या होगा उत्तर? इसके अलावा जो है, ये तो लाइव क्लास चल रही है, इसके अलावा हमारी पूरा राजस्थान का कंप्लीट राजवंश, कंप्लीट राजवंश की क्लास चल रही है, जो कि 2 दिन में कंप्लीट होगी। 10 घंटे की क्लास आज चल रही है, सुबह 10 बजे से लेकर, और 10 घंटे होंगे तब तक, और एक क्लास कल रहेगी। तो ये दोनों क्लास से आपका कंप्लीट राजवंश का टॉपिक, जिसमें मेवाड़, मारवाड़, जयपुर एंड कोटा, बूंदी, जैसलमेर, जालोर, सारा कंप्लीट जितने भी राजस्थान के राजवंश है वो सारे के सारे इसमें जो है वो कवर हो जाएंगे। तो आप चाहो तो वो क्लास जो है वो देख सकते हो। और जो नए बच्चे जुड़े हैं उनके लिए ये बता देता हूं कि कंप्लीट राजवंश की पीडीएफ आज आपको शाम को जो है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो उत्तर देखो, देखो, देश दर्पण, शंकरदान, शामिर, सूर्य प्रकाश, करणीदान, कीर्तान बावनी, कवि ईश्वरदास और रघुनाथ पुस्तक मच्छाराम सेवक। बताओ यहां पर जो ये कीर्तान पावनी है ये कवि ईश्वरदास की नहीं है, इसके जो लेखक हैं वो कवि दुर्सा हाड़ा है। कौन है इसके लेखक? कवि दुर्सा हाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि निम्नलिखित युग में से कौन सा युग पुरातत्व संबंधित जिला सुमेलित नहीं है? चुनारी कहाँ है? झुंझुनू में, गिलुंड राजसमंद में, ओझियाना चित्तौड़गढ़ में, जोधपुरा जयपुर में। पहली सुनारी तो सही है, गिलुंड भी सही है, जोधपुरा भी सही है, लेकिन ओझियाना कहाँ है? ओझियाना जो है वो कहाँ है बताओ जल्दी से। ओझियाना जो है वो आपका कहाँ है? भीलवाड़ा में है। कहाँ है ये? भीलवाड़ा में है, भीलवाड़ा में। तो यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा आपका? सी उत्तर जो है वो हो जाएगा। देखिए सुनारी जो है यहां से लोहा गलाने की जो है वो भट्टी प्राप्त हुई है, कांतली नदी के तट पर है, ये कांतली नदी के तट पर है। गिलुंड जो है वो राजसमंद में है, और ये जो है वो मोड़िया मगरी टीला, कौन सा? मोड़िया, मोड़िया मगरी टीला, टीला यहाँ का प्रसिद्ध है। और ओझियाना, ओझियाना जो है वो भीलवाड़ा में कौन सी नदी के किनारे बताओ? भीलवाड़ा में ओझियाना कौन सी नदी के किनारे है?
तो ये जो है वो साबी नदी के किनारे है, साबी नदी। और जोधपुरा ये जयपुर में स्थित है, कोटपुतली में, कोटपुतली, कोटपुतली में ये जो है वो स्थित है, जोधपुरा। ठीक है, सॉरी, कोटपुतली, साबी नदी ये वाली है, ये यहां नहीं है साबी नदी, ये है साबी नदी, साबी नदी कोटपुतली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा युग मुद्राएं और रियासत सुमेलित नहीं है? ये जो सारे सुमेलित वाले क्वेश्चन है ना, जितने भी इस प्रकार के क्वेश्चन है, इनको तो अलग लिख लो। कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे आपके पेपर में आएंगे, ये बात निश्चित है। और यही वो क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा गलत होने की संभावना रहती है। तो एक क्वेश्चन भी आपके सिलेक्शन को रोक सकता है। एक क्वेश्चन अगर आपका सही हो गया तो आप सिलेक्ट हो सकते हैं। इसलिए जितने भी ये मैं पेपर करवा रहा हूं आपको, जो मैं आपको अधीनस्थ बोर्ड के ये प्रीवियस ईयर पेपर करवा रहा हूं, इनमें से करंट अफेयर के क्वेश्चन प्लस ये जो क्वेश्चन है मिलान वाले या ये जो सुमेलित करने वाले क्वेश्चन है, इनको तो आप अलग से लिख लो और बाकी को ऐसे ही याद कर लेना, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं आपके रीट के एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो देखो, अक्षय शाही जो सिक्के प्राप्त हुए हैं, अक्षय शाही सिक्के ये प्राप्त हुए हैं जैसलमेर से, झाड़ शाही जयपुर से, विजय शाही जो प्राप्त हुए हैं वो जोधपुर से प्राप्त हुए हैं, ना कि बीकानेर से। कहां से प्राप्त हुए हैं? जोधपुर से। विजय सिंह यहां के शासक थे, विजय सिंह इन्होंने चलाए थे, मुगल शासकों के इन पे नाम होते थे लिखे हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम स्नेही संप्रदाय की रेण शाखा के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? राम स्नेही संप्रदाय की जो रेण शाखा है इसके प्रवर्तक कौन थे? बताओ। देखो, थोड़ा फास्ट चलूंगा तो फिर केवल उत्तर बता पाऊंगा। ये मैं 100 क्वेश्चन आपको 1 घंटे में करवा सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर वो वैसे ही होंगे जैसे आप किताब पढ़ रहे हैं। अगर आप इनकी डिटेल जानना चाहते हैं, इनसे संबंधित फैक्ट जानना चाहते हैं, तो फिर थोड़ा समय देना पड़ेगा। देखो, क्योंकि मैं भी ये जो सेशन है इसको तैयार करके लेके आने में मुझे 2-3 घंटे लगते हैं, टाइपिंग प्लस इनके फैक्ट निकालने में। बाकी मेरा तो काम आसान हो जाएगा, मैं फटाफट आपको 100 क्वेश्चन डेली करवा दूंगा, 2 पेपर करवा दूंगा। लेकिन इनके फैक्ट जानने बड़े जरूरी हैं, क्योंकि क्वेश्चन हो सकता है कि ये डायरेक्ट ना आ जाए, लेकिन इससे संबंधित क्वेश्चन आपका आ जाए। देखो, ये जो राम स्नेही संप्रदाय है इसकी जो है वो 4 शाखाएं थी। कितनी शाखाएं थी? 4 शाखा थी। शाहपुरा, शाहपुरा शाखा पहली। दूसरी जो इसकी शाखा थी वो थी रेण शाखा। तीसरी जो इसकी शाखा थी वो है आपकी सिंहथल शाखा। और चौथी जो इसकी शाखा है वो है इसकी खेड़ापा शाखा। तो इन चारों शाखाओं के संस्थापक मैं आपको बता देता हूं, निश्चित तौर पर क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। देखो, शाहपुरा शाखा की तो स्थापना की थी किसने? रामचरण जी ने ही की थी, रामचरण जी ने। ठीक है। और जो ये रेण शाखा है, रेण शाखा, इसकी की थी दरियाव जी ने। किसने की थी? दरियाव, दरियाव जी ने की थी। और ये दरियाव जी ने जो है वो कहां, दरियाव जी जो थे वो कहां के थे? जेतारण पाली के थे। ये जेतारण पाली में इनका जो है वो जन्म हुआ था, दरियाव जी का। ठीक है। और सिंहथल जो शाखा है इसकी स्थापना की थी हरिराम दास ने। किसने की थी? हरिराम दास ने की थी, संत हरिराम दास। और जो ये आपकी खेड़ापा शाखा है, खेड़ापा शाखा की थी रामदास जी ने। किसने की थी? रामदास जी ने इसकी जो है वो स्थापना की थी। और सर ये जो आपके हैं संत हरिराम दास, ये जो है वो एक अलग ही शाखा के संस्थापक है। ये जो है वो आपके निरंजनी शाखा से संबंधित है, निरंजनी संप्रदाय से इनका जो है वो संबंध है। तो
यहां पर उत्तर आपका क्या हो जाएगा, बी उत्तर हो जाएगा। देखो ये काम बहुत सीधा भी है और बहुत टेढ़ा भी है। अगर क्वेश्चन ज्यादा करवाने हैं तो मैं इतना बताऊंगा कि भैया राम स्नेही संप्रदाय की प्रवर्तक कौन है, संत दरियाव जी, बात खत्म, अगले क्वेश्चन पर चले जाएंगे। 100 क्वेश्चन डेली के हो सकते हैं। और अगर हम इनको थोड़ा विस्तृत करेंगे ना, हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको रेण शाखा ना पूछे, आपसे खेड़ापा शाखा पूछ ले, तो इससे क्या होगा, आपका रिवीजन भी हो रहा है, प्लस इन क्वेश्चनों से संबंधित जो अलग तथ्य हैं वो भी आप जान पाते हो। आपने अब तक 8 पेपर कर लिए और 8 पेपर में एक बात नोट करी है, अगर इन पेपरों का विश्लेषण किया है तो टॉपिक के क्वेश्चन तो बदल रहे हैं लेकिन टॉपिक वही है। जैसे इसमें रेण शाखा पूछ लिया तो अगले पेपर में खेड़ापा शाखा पूछ लेंगे, सिंहतल शाखा पूछ लेंगे, इसलिए इनको करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। और इन्हें कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कलयुग का वाल्मीकि, कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता था इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि लोक कला मंदिर कहां स्थित है? लोक कला मंदिर कहां पर स्थित है बताओ? लोक कला मंदिर जो है वो कहां पर स्थित है? तो लोक कला मंदिर जो है आपका उदयपुर में स्थित है और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1952 में स्थापना हुई इसकी, देवीलाल सांभर ने की थी। देवीलाल सामर ने जो है इसकी स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आभानेरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? कौन सा विकल्प सही है बताएं? आभानेरी के बारे में कौन सा विकल्प सही है? इस यहां निर्मित हर्षित माता का मंदिर प्रतिहारों के सामंत चौहानों ने बनवाया था। यहाँ की चांद बावड़ी विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ का पिपलाद माता का मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। जल्दी से कमेंट में बताएं और कैसे लग रहे हैं क्वेश्चन ये भी बताएं। और अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो कर दीजिए थोड़ा सा, ताकि जल्दी से 2 लाख पूरे हो जाए। थोड़ा सा एक्साइटमेंट है, लगभग 1,500 बच्चे और जुड़ जाएंगे तो पूरे 2 लाख हो जाएंगे। और मैं ये सोच रहा हूं कि यही नए साल का तोहफा हो जाएगा मेरे लिए कि अपना परिवार 2 लाख का हो जाएगा। तो थोड़ा सा आप, हालांकि ये टारगेट दीपावली का था लेकिन दीपावली पर हम नहीं कर पाए, फिर भी मैंने नहीं कहा कोई बात नहीं है, चलो हो जाएंगे, क्योंकि अपना टारगेट है रीट में सिलेक्ट लेना, ना कि बाकी टारगेट है। तो फिर अब अपने केवल 1500 बच्चे कम हैं, तो थोड़ा सा आप अपनी तरफ से थोड़ा सा प्रयास कर सकते हैं। अगर आपको लगे तो, अगर आपको लगे कि करना चाहिए तो कर सकते हैं, वरना कोई बात नहीं है, 5 दिन और लग जाएंगे, इतना ही तो है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होना है ना, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ना है। लेकिन आप करना चाहें तो कर सकते हैं। बताओ यहां पर जो उत्तर होगा वो क्या होगा? देखिए पहली ही लाइन इसमें गलत है कि हर्षद माता का मंदिर चौहानों ने बनाया था। इसका जो निर्माण है वो चौहानों ने न करवाकर किसने करवाया था? हर्षद माता मंदिर और ये चांद बावड़ी, इन दोनों का ही जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था? निकुंभ, निकुंभ, निकुंभ वंश के राजा चांद ने करवाया था। किसने करवाया था? चांद ने। निकुंभ वंश के राजा चांद ने निर्माण करवाया था हर्षद माता के मंदिर का और चांद बावड़ी का। तो पहली लाइन गलत है। दूसरी लाइन सही है कि चांद बावड़ी विश्व प्रसिद्ध है। तीसरी लाइन यह है कि पिपलाद माता का मंदिर प्रसिद्ध है यहां पर। तो पिपलाद माता का जो मंदिर है वो आभानेरी में नहीं है, वो कहां है? लालसोट, लालसोट दौसा में है। कहां है? लालसोट दौसा में है। तो यह भी बात गलत है। तो यहां एक ही बात सही है जो है ए, 2 नंबर बात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कुवल्ले माला में राजस्थान की कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है कुवल्ले माला नामक रचना में? इसकी जो रचनाकार है वो कौन है? इसके जो रचनाकार हैं, इसकी जो रचना की थी वो किसने की थी बताइए? उद्योतन सूरी ने इसकी जो है वो रचना की थी।
उद्योतन सूरी ने इसकी जो है वो रचना की थी। और ये जो कुवल्ले माला है ये एक प्रेम ग्रंथ है या प्रेम कहानी पर आधारित है। किसकी प्रेम कहानी है ये बताओ, किसकी प्रेम कहानी है? चंद्रप्लादा राजकुमार, चंद्रप्लादा राजकुमार, चंद्रप्लादा और राजकुमार, चंद्रप्लादा और कादम्बरी की प्रेम कहानी है ये। कादम्बरी, राजकुमार, चंद्रप्लादा और कादम्बरी की प्रेम कहानी है, प्यार की कहानी है, जिसका नाम क्या रखा गया? कुवल्ले माला रखा गया, जिसमें राजस्थान की 18 भाषाओं का जो है वो वर्णन किया गया था। ठीक है, कितनी भाषाओं का? 18 भाषाओं का जो है वो वर्णन किया गया था। और ये संस्कृत में लिखी हुई है, संस्कृत में लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। अब आ गए आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन। 18 कितना जून था ये पेपर? 18 जून का ही पेपर है 2022 का। करंट अफेयर के क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। आप पिछले कई दिनों से कह रहे थे कि सर करंट अफेयर कहां से करें। ये 2022 के जो पेपर हैं इनके करंट अफेयर के क्वेश्चन याद कर लो आप। इनके करंट अफेयर के क्वेश्चन याद हो गए ना, तो ये मान लो करंट अफेयर इनसे बाहर नहीं आएगा। तो करंट अफेयर के क्वेश्चन आप लिखते रहना साथ साथ, ठीक है, लिखते रहना इनको। आप ऐसे ही मत सोचना कि ठीक है गुरुजी करा दिया याद कर लेगा। रजिस्टर डाल लो करंट अफेयर का, उसमें लिखते रहना आप इन क्वेश्चनों को। राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है, इस योजना की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 22 जनवरी 2015। कहां से? पानीपत हरियाणा से। पानीपत हरियाणा से प्रधानमंत्री मोदी ने जो है इसकी क्या की थी? मोदी जी ने इसकी जो है वो शुरुआत की थी। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसकी शुरुआत की। अब बात आते हैं कि इसके ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है राजस्थान में। तो राजस्थान में अवनी लेखरा। देखिए, आपके जीवन में छोटी सी कठिनाई आती है, आप हार मान लेते हैं ना, हार मान लेते हैं यार यार यार, अरे रोने का सा माहौल बना लेते हैं। छोटी सी परेशानी आती है। ये जो अवनी लेखरा है ये जयपुर से कहां जा रही थी? जयपुर से धौलपुर जा रही थी किसी काम से। इसके साथ दुर्घटना हो जाती है, दुर्घटना घट जाती है, जिसमें इसका कमर से नीचे का पूरा शरीर लकवा मार जाता है, पूरा शरीर लकवा मार जाता है। लेकिन शरीर में केवल प्राण हो सकते हैं, हौसला जो होता है वो दिल में होता है। पूरा कमर से नीचे का शरीर लकवा मार गया, लेकिन हार नहीं मानी, दिल हार नहीं मान रहा है ना। बूढ़े होने के बाद भी मन जवान है, और कई लोग ऐसे हैं जिनका जवानी में भी मन बूढ़े जैसा है। कई लोग बूढ़े ऐसे हैं जिसका मन बुढ़ापे में भी जवान है, और कई लोग युवा है लेकिन रे यार यार रे सिलेबस बढ़ो रे, कंपटीशन ज्यादा रे, सीटा कम रे, रोने वाला बात। लेकिन इसने हार नहीं मानी और इसने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। किसमें? टोक्यो ओलंपिक, टोक्यो पैरा ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता, और स्वर्ण पदक जीता इन्होंने। ठीक है, तो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, याद रखना, मोटिवेशन भी देता है। और इनका संबंध कहां से था? जयपुर से ही था। कौन है? अवनी लेखरा है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि विवान कपूर जो है वो किस खेल से संबंधित है? विवान कपूर का संबंध किस खेल से है? विवान कपूर का जो संबंध है वो किस खेल से है?
विवान कपूर जो है इनका जो संबंध रहा है वो रहा है किससे? किससे रहा है इनका संबंध? राइफल शूटिंग से। राइफल शूटिंग से संबंध रहा है। बतूल बेगम का संबंध राजस्थान के किस गायन शैली से है? बतूल बेगम, बहुत प्यारा क्वेश्चन। करंट अफेयर के ये सारे क्वेश्चन लिख लीजिए, करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन लिख लीजिए, करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन लिख लीजिए। करंट अफेयर में ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मांड गायिका है ये, मांड गायकी के अंदर प्रसिद्ध है और ये जयपुर से संबंध रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना कहां पर की गई थी? इससे पहले भी एक पेपर में ये क्वेश्चन आया था जिसमें हमने इसके बारे में विस्तार से चर्चा की थी, तो जोधपुर में की थी इसकी स्थापना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, राजस्थान में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित किस योजना का 19 दिसंबर 2021 को शुभारंभ किया गया था? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और राजस्थान सरकार की ऐसी योजनाएं हैं जो वास्तव में हर राज्य में होनी चाहिए। देश के प्रत्येक राज्य में ऐसी योजना होनी चाहिए, देश के केंद्र शासित प्रदेशों में भी ऐसी योजना होनी चाहिए, पूरे इंडिया में होनी चाहिए और पूरे वर्ल्ड में ऐसी योजना होनी चाहिए। क्या योजना है ये? ये जो योजना है वो है IM शक्ति उड़ान योजना। IM शक्ति उड़ान योजना क्या है? इस योजना के तहत ऐसी लड़कियां जो 15 साल की हो चुकी हैं, जिनको जो है वो मंथली पीरियड शुरू हो चुके हैं, जो महिलाएं हैं, आज भी हम चाहे कितने भी पढ़े लिखे हो, आप हो सकते हैं कि बीएड कर चुके हैं, एमएड कर चुके हैं, आपने पूरी दुनिया देख ली है, लेकिन आज भी मेडिकल पर जाते हैं और उसको ये कहते हैं ना कि भाई जी पेड दो, तो यहाँ एक तो कान में कहे कई लोग। और मैं अभी एक बार की बात है, विवाह के बाद की, तो मैं मेडिकल पर गया हुआ था लाने के लिए, है ना, स्टे फ्री वगैरह, तो दुकान वाला काली थैली में डाल के देता। मैं भाई जी काली थैली में क्या डाल के दो, और थैली को नहीं गए? बोले यार काली थैली में ठीक रहो। मैं क्यों, इसमें क्या है? मेरी पत्नी चुपके से धीरे सी मुंह छोटो करके थैली आगे दे आगे। अरे तुम 21वीं सदी में जी रहे हो, पढ़े लिखे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? शराब के ठेके पर जो शराबी जाता है, जो कि बहुत अच्छा काम नहीं है शराब पीना, और वो खुला होके ठेके पर जाके शराब मांगता है। गुटखा खाते हो आप, विवाह पार्टी में जाते हो, गुटके से मुंह भरा, ओ बोलो गुंजो, उसमें कोई शर्म नहीं है। और ऐसी चीजों में शर्म देने वाला मेडिकल वाला, जो मेडिकल बना रखा है उसको भी शर्म आ रही है, जो यूज कर रहा है उसको भी शर्म आ रहा है, और कोई लाके दे रहा है उसको भी शर्म आ रही है, उसको छुपा के लाते हैं, छुपा के रखते हैं। राजस्थान सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। आज भी भारत और राजस्थान की ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो इन चीजों को जानती नहीं है, पहचानती नहीं है, और जिसके कारण उनको बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। तो राजस्थान सरकार ने क्या किया कि जो आंगनबाड़ी के अंदर है, 15 साल की लड़की या कोई भी महिला, आंगनबाड़ी में जाओ और आंगनबाड़ी से लेके आओ, कोई टेंशन नहीं। ये जो योजना है वास्तव में मन को खुश करने वाली है। ये मानवता की योजना है, और ऐसी योजना देश के कोने कोने में, विश्व के कोने कोने में होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। बी उत्तर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, महाराणा प्रताप ने अपनी नवीन राजधानी चावंड कब स्थापित की? चावंड को कब स्थापित किया? अगर आवाज नहीं आ रही है ना, तो अपना चैनल एक बार यूट्यूब को बंद करके दोबारा शुरू करो, आ जाएगी। यहां से कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर आवाज आ रही है, आपके फोन की समस्या आई है। तो यह जो योजना है, सॉरी, महाराणा प्रताप ने जो राजधानी शुरू की थी वो कब की थी? ये राजधानी इन्होंने
1585 में हल्दी घाटी के युद्ध के बाद, किस युद्ध के बाद? हल्दी घाटी युद्ध के बाद, युद्ध के बाद, यानी हल्दी घाटी युद्ध के बाद इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया? चावंड को बनाया, चावंड को बनाया। और ये इससे संबंधित दो क्वेश्चन आए थे अभी अभी इन्हीं पेपरों में। एक क्वेश्चन तो ये पूछा था कि महाराणा प्रताप की राजधानी चावंड कब तक रही? तो महाराणा प्रताप ने राजधानी बनाई 1785 को और महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई थी 19 जनवरी 1997 को। 19 जनवरी 1597 में जो है इनकी क्या हो गई थी? महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई थी। तो महाराणा प्रताप की जो ये राजधानी रही वो तो कब से रही? 85 से लेकर और 97 तक, लगभग जो है वो 12 वर्ष तक रही। ठीक है। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि चावंड राजधानी मेवाड़ के शासकों की राजधानी कब तक रही, तो ये जो राजधानी रही थी वो कब तक रही थी? 1615 तक रही थी। 1615 तक राजधानी रही। और ये जो समय होता है वो कितना होता है? ये जो समय होता है वो 28 वर्ष होता है। तो क्वेश्चन को कैसे भी घुमा फिरा के पूछे, आपको हर क्वेश्चन का पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 राजस्थानी भाषा के लिए किसे दिया गया था? साहित्य अकादमी जो पुरस्कार मिला था वो किसको मिला था? साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है वो मिला था मिठेश निर्मोही को। इन्होंने एक रचना की थी, रचना का नाम था मुंगती। क्या रचना का नाम है? रचना कौन सी है इनकी? मुंगती। मुंगती नामक रचना के लिए इनको जो है वो ये साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 मिला। विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास 5 फरवरी 2022 को चौप नामक स्थान जयपुर में किया गया है, दिल्ली जयपुर हाईवे पर। ठीक है। विश्व का ये जो है वो तीसरा सबसे बड़ा जो है वो स्टेडियम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, जून 2021 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राजस्थान के किस जिले को देश में दूसरा स्थान मिला है? राजस्थान के टॉप 10, यानी ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है इसमें राजस्थान के 10 जिले हैं जिन्होंने टॉप किया है। राजस्थान के 10 जिले हैं। पूरे देश में 50 जिलों को टॉप 50 चुना गया। पूरे देश में टॉप 50 चुना गया जिन्होंने आवास योजना का जो है वो प्रयोग किया। और इस टॉप 50 में राजस्थान के कितने जिले आते हैं? 10 जिले आते हैं। आप राजस्थान रकम को नहीं, इसी योजना में तो आप जरूर फायदा उठावा ही उठावा। हाँ, तो बताओ क्या उत्तर होगा? देखो, इसमें जो डूंगरपुर है इसका प्रथम स्थान है। डूंगरपुर मैं आपको बता देता हूं, देखो पूरा बता देता हूं। इसमें है आपके कौन कौन से जिले? डूंगरपुर है आपका। इसमें आपका जो दूसरा जिला है वो है आपका नागौर। तीसरा जो है इसमें ये कर्म है राजस्थान में, ये राजस्थान में है। पहले स्थान पर राजस्थान में डूंगरपुर, दूसरे स्थान पे नागौर, तीसरे स्थान पर आता है आपका भरतपुर, चौथे स्थान पर आता है आपका झुंझुनू। कौन आता है? झुंझुनू। पांचवें स्थान पर आता है आपका बीकानेर। छठे स्थान पर आता है आपका उदयपुर। सातवें स्थान पर आता है आपका बांसवाड़ा। आठवें स्थान पर आता है आपका श्री गंगानगर। 9वें स्थान पर आता है आपका भीलवाड़ा और 10वें स्थान पर आता है आपका बूंदी। ये तो राजस्थान में है। और भारत में इनके स्थान की बात करूं तो उदयपुर भारत में 2 नंबर पर है, नागौर जो है भारत में 3 नंबर पर है, भरतपुर जो है वो इंडिया में 5 नंबर पर है, झुंझुनू जो है वो 6 नंबर पर है, बीकानेर जो है वो 8 नंबर पर है, उदयपुर 9 नंबर पर है
और बांसवाड़ा जो है वो 11 नंबर पर है, गंगानगर 12 नंबर पर है, भीलवाड़ा 13 नंबर पर है और बूंदी जो है वो 14 नंबर पर है। और सिरोही जो है वो इसमें 156वें नंबर पर भी है। ठीक है, तो इतना आप याद कर लोगे तो बहुत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जयपुर थिएटर फेस्ट का आयोजन जयपुर में कब किया गया? बताओ कब किया गया था? जयपुर थिएटर फेस्ट का आयोजन किया गया था कब? तो ये किया गया था आपका अप्रैल 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, कौन सा कथन सत्य है? कथन है कि सांभर राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, सही है। कथन दूसरा है, सांभर झील 74 डिग्री से 75 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है, सही कूट बताएं आप, इसमें से क्या होगा? इसमें ये दोनों ही कथन जो है वो सत्य है, दोनों ही कथन क्या है? सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा राजस्थान का सबसे बड़ा तापीय विद्युत ग्रह है? सबसे बड़ा राजस्थान का तापीय विद्युत ग्रह कौन सा है? सूरतगढ़ थर्मल, कोटा थर्मल, गिराल थर्मल या बरसिंगसर थर्मल, बताएं क्या होगा उत्तर? तो आप सब जानते हैं, राजस्थान के बच्चे बच्चे जानते हैं कि सबसे बड़ा थर्मल तो है सूरतगढ़ थर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि भाखड़ा नहर परियोजना के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यह पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इसमें हनुमानगढ़ जिले की सिंचाई सुविधा प्राप्त होती है। राजस्थान का हिस्सा इसमें 17.22% है। यह 2.3 लाख हेक्टेयर कृषिगत भूमि को सिंचित करती है। बताएं क्या इसमें जो है वो सत्य है? इसमें राजस्थान का जो हिस्सा है वो 17.22 नहीं है, ये एक कथन इसमें गलत है, बाकी सारे के सारे कथन इसके जो है वो क्या है? सत्य हैं। बाकी सारे कथन क्या है इसके? सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किन जिलों में लाल पीली मृदा पाई जाती है? लाल पीली मिट्टी कहां पाई जाती है बताओ? लाल पीली मिट्टी 15.22 है, याद है आपको पक्का? क्या लिख दूं 15.22? 15.22%। नेक्स्ट बताओ, सिरोही, अजमेर, टोंक जयपुर में पाई जाती है या ये पाई जाती है सवाई माधोपुर, सिरोही, भीलवाड़ा और अजमेर? डी उत्तर जो है यहां पर सही होगा। क्या उत्तर सही होगा? डी उत्तर जो है वो यहां पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि सुमेलित कीजिए, खान और खनिज, डेगाना, मांडा की पाल, झामर कोटड़ा और गोठ मांगलोद। बहुत बार ये सारी चीजें आपकी पढ़ी हुई है, ये सारे शब्द आपके बार बार पढ़े हुए हैं। और आज रात 8:30 बजे एसएसटी की रिवीजन क्लास, वो भी डिटेल में राजपूत और मुगलों के संबंध और पृथ्वीराज चौहान पढ़ेंगे। काफी दिनों से आप कहते आ रहे हैं, ये लो आपकी इच्छा पूरी कर रहे हैं। बताओ क्वेश्चन तो फिर करवा देंगे। डी बताओ, डी उत्तर यहां पर सही होगा। डी क्या है कि डेगाना जो है जिप्सम के लिए, डेगाना जो है वो किसके लिए? जिप्सम के लिए। डेगाना किसके लिए है? जिप्सम के लिए है। और मांडो की जो पाल है वो है आपकी फेल्सपार के लिए, और झामर कोटरा रॉक फॉस्फेट और गोठ मांगलोद टंगस्टन के लिए है। तो उत्तर आपका हो जाएगा क्या? डी उत्तर हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ईएडी जलवायु प्रदेश, बी डीबीडब्ल्यू जलवायु प्रदेश, डीएडब्ल्यू जलवायु प्रदेश और सीएडब्ल्यू जलवायु प्रदेश। सीएडब्ल्यू तो सही है, और बताओ? डीएडब्ल्यू भी सही है, मध्य राजस्थान आ जाएगा। डीबीडब्ल्यू जो है उत्तरी राजस्थान, ईएडी ये पूर्वी राजस्थान है। ये बात यहां पर गलत है, ये मैंने आपको सेशन में करवाए हुए हैं, तो उनमें जाकर एक बार जरूर देख ले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 0 से 6 आयु वर्ग की न्यूनतम लिंगानुपात किस जिले में है? 0 से 6 का न्यूनतम लिंगानुपात जो है वो कहां है? तो ये है आपका झुंझुनू में। कहां है? झुंझुनू में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसके द्वारा किया गया था?
तो इनका जो वर्णन किया गया था वो किया गया था A.M. हेरोन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित करना है आपको। बांसवाड़ा, बांसवाड़ा जो है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर है। सॉरी, बांसवाड़ा जो है वो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। और जैसलमेर जो है वो 30 डिग्री 12 मिनट पर है। ये 2 बार आ गया जैसलमेर का, और सी भी 2 बार आ गया क्या? ये थोड़े से ऑप्शन गलत हो गए हैं, मैं सीधे ही मिला देता हूं आपका यहां पर, ठीक है, सीधे मिला देता हूं, देखिएगा। ए में 3 आएगा, बांसवाड़ा 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर में है, और जैसलमेर 30 डिग्री 12 मिनट में है, धौलपुर जो है वो 78 डिग्री 17 मिनट, ठीक है, और गंगानगर जो है वो 69 डिग्री 30 मिनट। ये आप सब जानते हो, ये चारों कोने ही हैं, तो आपको अच्छी तरीके से इनका जो है वो पता है। डी में 1 आएगा। 1 मिनट रुको, एक बार फिर से गलती हो गई है, फिर से मिलाते हैं इनको। बांसवाड़ा तो आएगा आपका 23 डिग्री 3 मिनट पर, जैसलमेर जो आएगा आपका 69 डिग्री 30 मिनट पर, धौलपुर आएगा 78 डिग्री 17 मिनट पर, और गंगानगर आएगा 30 डिग्री 12 मिनट पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पर आता है। अंतिम क्वेश्चन है, कौन सा असत्य है? असत्य कौन सा है? असत्य कौन सा है? इसमें जो असत्य है वो यह है कि माही कंचन जो है वो चावल की जो है वो उत्पादक उच्च उत्पादन वाली किस्म है। माही कंचन जो है वो मक्का की किस्म है। किसकी है? मक्का की किस्म है। तो सी जो है वो आपका राइट हो जाएगा। तो ये आज के 40 क्वेश्चन हो गए। इस पेपर में राजस्थान के 40 ही क्वेश्चन थे। इस पेपर में राजस्थान के जो है वो 40 ही क्वेश्चन थे जो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। इनकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे आपको मिलेगी। अभी के लिए इतना ही। और ये बात का कमेंट करके बताएं कि एसएसटी की डिटेल रिवीजन क्लास शुरू कर रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाऊंगा, टॉपिक वाइज करवाऊंगा।